हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है आप लोगों को? गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हैं सब? बेटा आवाज आ रही है ना आप लोगों को? मुझे नहीं आ रही है आप लोगों की, आज बड़ी धीमी सी आ रही है। हाँ जी, एक बच्चे की आ तो रही है यस मैम बोलते हुए। कैसे हो सभी लोग? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। यस मैम। अब आई आवाज, वेरी गुड। अब चलो, अब आया ना जोश। तो चलो फिर आज का सेशन शुरू करते हैं। हम ऑलरेडी डिले कर चुके हैं। आज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स का एकदम वन शॉट रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, प्लांट फिजियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नीट में क्वेश्चंस भी आते हैं, और अगर हमने समझ लिया है इस चैप्टर को तो हमारे दुख सारे दूर हो जाते हैं इससे। फोटोसिंथेसिस के लिए भी सेम स्टोरी है और सेम है रेस्पिरेशन के लिए। समझ में आ गया तो ये कभी दुख नहीं देता, है ना? तो कल हमने फोटोसिंथेसिस को रैप अप किया था, खत्म किया था, रिवाइज किया था, और आज हम रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। सो चलो, विदाउट वेस्टिंग मच टाइम हम आज की सेशन को शुरू करते हैं। बेटा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स है चैप्टर का नाम, ठीक है? तो क्या ये जो हम चैप्टर पढ़ते हैं, क्या ये प्रोसेस जो हम इसमें देख रहे होते हैं सिर्फ प्लांट्स में होता है या एनिमल्स में भी हो रहा होता है? बताइए 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 बताइए। कोई नहीं बोलेगा? बेटा, रेस्पिरेशन इन प्लांट्स हम जो ये पढ़ रहे हैं, किसी भी रेस्पिरेशन की जब हम बात करते हैं, रेस्पिरेशन बेसिकली क्या होता है? आपने ह्यूमन फिजियोलॉजी में भी ब्रीदिंग वाला प्रोसेस पूरा पढ़ रखा है जिसमें आप गैसियस एक्सचेंज पढ़ते हो। यहां पर हम रेस्पिरेशन नाम से पढ़ रहे हैं। व्हाट इज रेस्पिरेशन? ब्रेकडाउन ऑफ सबस्ट्रेट इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। यही होता है ना रेस्पिरेशन, कि सबस्ट्रेट को तोड़ा जाए, किस लिए? ताकि एनर्जी रिलीज हो सके। और वो एनर्जी किस काम में आएगी? वो एनर्जी यूज होगी डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को परफॉर्म करने में। ठीक है, अब रेस्पिरेशन में बेटा जी होते हैं कितने स्टेप्स? तो रेस्पिरेशन में एसेंशियली होते हैं 2 स्टेप्स। ठीक है, रेस्पिरेशन में कितने स्टेप्स होते हैं? 2। पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और दूसरा इंटरनल रेस्पिरेशन। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अभी स्लाइड में जो लिखा है मैं उसमें नहीं जा रही हूं। अभी हमें क्या देखना है? अभी हमें ये देखना है कि रेस्पिरेशन क्या है। तो 2 स्टेप है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन का मतलब होता है गैसियस एक्सचेंज का प्रोसेस, जिस तरीके से हम ह्यूमंस में पढ़ते हैं कि किस तरीके से एनवायरमेंट से एयर अंदर आ रही है, ठीक है, हमारे लंग्स की तरफ जा रही है, फिर ब्लड वेसल्स की हेल्प से उसमें जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो हमारी सेल्स तक पहुंचती है, और सेल्स के पास जो CO2 है वो ब्लड वेसल्स की हेल्प से लंग्स तक आते हुए फिर बाहर जाती है। गैसियस एक्सचेंज है। सिमिलरली प्लांट्स में भी गैसियस एक्सचेंज होता है, देखेंगे हम इस चैप्टर में कैसे होता है। एंड सेकेंड स्टेप इज इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो ऑक्सीजन अंदर आ गई है वो सेल के अंदर पहुंचने पर करती क्या है, राइट? तो सेल के अंदर होने वाले प्रोसेस को हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन, जिसमें एक्चुअली सबस्ट्रेट का ब्रेकडाउन होता है। जिसमें क्या होता है? एक्चुअली जो सबस्ट्रेट है, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लूकोज, फॉर एग्जांपल फैट, है ना? तो ये जो सबस्ट्रेट होते हैं इनका एक्चुअल ब्रेकडाउन होता है सेल के अंदर, वो होता है इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है, तो जो ये इंटरनल रेस्पिरेशन का केस है, जो ये प्रोसेस है, ये बेटा ये तो हम सब में इसी तरीके से होता है इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। आई होप दिस इज क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है? यस मैम। तो चलो, रेस्पिरेशन की क्या डेफिनेशन है? द ब्रेकिंग ऑफ द CC बॉन्ड, दैट इज द कार्बन कार्बन बॉन्ड। एक सेकेंड, द ब्रेकिंग ऑफ द CC बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल। अक्सर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये 2 टर्म आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहाँ रिडक्शन हो रहा है। एक सिंपल दिमाग में रख लो बात, ऑक्सीडेशन का मतलब है टूटना और रिडक्शन का मतलब है बनना, जब हम बायोलॉजी में बात कर रहे हैं। जिस तरीके से फॉर एग्जांपल फोटोसिंथेसिस, वहां पे रिडक्शन हो रहा है ना, होता है ना रिडक्शन, CO2 और H2O की हेल्प से ग्लूकोज बन रहा है, तो बनने वाला स्टेप इज रिडक्शन। टूटना, इट इज ऑक्सीडेशन। रेस्पिरेशन में हमेशा टूटेगा, दिस इज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन विद इन दी सेल्स लीडिंग टू द रिलीज ऑफ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। ठीक, अब जिस भी सब्सटेंस को तोड़ते हैं
जिस भी सब्सटेंस को यूज कर रहे हैं एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, एज जैसे जो हमने सबस्ट्रेट बोला उसी को हम क्या कहेंगे, जैसे मेंशन है यहाँ पे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। तो क्या होते हैं रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट? द कंपाउंड्स दैट आर ऑक्सीडाइज्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल देखो गिवन है, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, ग्लाइकोजन एनिमल का स्टोर्ड फूड है, स्टार्च प्लांट का स्टोर्ड फूड है, ठीक है ना, ये सब पॉलीसैकेराइड है, ब्रेक डाउन हो सकते हैं ग्लूकोज मोनोमर में, ठीक है। इस तरीके से प्रोटीन भी यूज हो सकता है, इस तरीके से लिपिड भी यूज हो सकते हैं। बट बॉडी का एक प्रेफरेंस ऑर्डर होता है, सेल का एक प्रेफरेंस ऑर्डर होता है। सबसे इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट। सबसे इजीली ब्रेक डाउन हो जाते हैं क्या? कार्बोहाइड्रेट। सेकेंड प्रेफरेंस में जो आते हैं वो आते हैं लिपिड्स या फिर फैट्स, ठीक है। और जो थर्ड प्रेफरेंस होती है, थर्ड प्रेफरेंस इज दी प्रोटीन। बेटा जनरली बॉडी प्रोटीन को यूज नहीं करती है जनरली, बिकॉज हमने हमेशा पढ़ा है कि प्रोटीन इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अवर बॉडी, यस और नो। तो बेटा प्रोटीन को जनरली यूज नहीं किया जाता है। प्रोटीन जब यूज होता है रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह, तब मान लो ये कुछ स्पेशल कंडीशन है, या तो बॉडी को बहुत टाइम से खाना नहीं मिला, स्टारवेशन की कंडीशन है, या तो कोई डिजीज की कंडीशन है। आई ना बात समझ में? तो जनरली प्रोटीन इज नॉट यूज्ड एज रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ठीक है। बट जब भी हम देखेंगे कि प्रोटीन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज होता है, उस रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं? उस रेस्पिरेशन को हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं बेटा? प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। ऑन द अदर हैंड, अगर जो नॉर्मल सबस्ट्रेट यूज हो रहे हैं, जैसे ग्लूकोज है, जैसे फैट है, नॉर्मल सबस्ट्रेट हैं, अगर ये यूज होते हैं एज सबस्ट्रेट, तब उस केस में हम रेस्पिरेशन को क्या कहते हैं बेटा जी? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, ठीक है। अब देखो इसी फ्लो चार्ट में एक और चीज दिखा रखी है कि किस तरीके से प्रोटीन हो या ग्लूकोज हो या लिपिड हो, वो रेस्पिरेटरी साइकिल में एंटर होता है। तो क्या दिखा रखा है कि अगर ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज पायरुवेट में ब्रेक डाउन होता है, पायरुवेट एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और फिर वो एंटर करता है क्रेब्स साइकिल में, जहां फाइनली CO2 में कन्वर्ट होता है। अगर लिपिड होगा तो लिपिड ब्रेक डाउन होता है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, फैटी एसिड कन्वर्ट होगा एसिटाइल कोएंजाइम में, और फिर वो क्रेब्स साइकिल में एंटर कर जाएगा। सिमिलरली अगर प्रोटीन बाय चांस यूज हो रहा है तो प्रोटीन यूज कन्वर्ट होगा अमाइनो एसिड में, अमाइनो एसिड कन्वर्ट होगा फिर से एसिटाइल कोएंजाइम ए में, एंड देन फिर वो एंटर करेगा क्रेब्स साइकिल। दैट मीन्स एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बन रहा है, कोई भी रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हो, एक कनेक्टिंग लिंक फॉर्म कर रहे हैं वो, जिसके थ्रू वो सारे के सारे रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट क्रेब्स साइकिल में एंटर करते हैं। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट कनेक्टिंग लिंक माय डियर स्टूडेंट्स? इट इज एसिटाइल कोएंजाइम ए। बात समझ में आई ना ये वाली? क्यों कह रहे हैं इसको कनेक्टिंग लिंक? यस मैम। है ना, क्योंकि प्रोटीन, ग्लूकोज और लिपिड ये सारे के सारे अल्टीमेटली कन्वर्ट होते हैं यहाँ एसिटाइल कोएंजाइम ए के लेवल तक, और फिर ये एसिटाइल कोएंजाइम ए आगे बढ़ता है क्रेब्स साइकिल से। क्लियर? चलो आगे बढ़ेंगे। ये कुछ नहीं दिखा रखा, इसमें ये दिखा रखा है कि C6H12O6 इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, C6H12O6 इज ग्लूकोज, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ब्रेक डाउन होता है किसमें? 6 CO2 और 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। और इस प्रोसेस में क्या होता है? हीट रिलीज हो रही है, बॉन्ड टूटते हैं ना, जैसे ये कार्बन कार्बन के यहाँ पे बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड टूट रहे हैं। जब ये बॉन्ड टूटेंगे तो एनर्जी रिलीज होती है, और उसी एनर्जी को यूज करके ADP से क्या बनता है? ATP। और ATP क्या है? ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। हम जानते हैं ATP क्या है? ATP इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ठीक है ना। और जब भी जहां भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ये ATP उसे वहां पे फुलफिल करती है, ठीक है। सो दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन, दिस इज अबाउट द बेसिक ऑफ रेस्पिरेशन। आगे बढ़ते हैं, जरा खुद बताइए, हम पढ़ लेते हैं कि रेस्पिरेशन जब भी हो रहा है तो एक सर्टेन नंबर ऑफ ATP बनती हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं 36 ATPs या 38 ATPs का फॉर्मेशन होता है एरोबिक रेस्पिरेशन में, है ना। तो क्या ये सारी की सारी ATP एक बार में बन रही होती है? क्या ये सारी की सारी ATP एक बार में बन रही होती है? नहीं, ये एक बार में नहीं बनती है। आइडियली जो ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस है, ये क्या है? बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में हो रहा होता है। क्यों? अगर एक बार में सबस्ट्रेट टूटेगा तो बहुत सारी हीट रिलीज हो जाएगी, उस हीट को हम यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे।
ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे स्टेप्स में हीट रिलीज होती है ताकि उस एनर्जी को हम यूज कर सकें, क्या बनाने में, एटीपी बनाने में, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी में उसे कन्वर्ट कर सकें। इज दिस क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है, तो बेटा यहाँ पे यही मेंशन है कि ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन अ सेल ऑल द एनर्जी कंटेन्ड इन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज इनटू द सेल और इन अ सिंगल स्टेप, एक बार में नहीं रिलीज होती है फ्रीली, इट इज रिलीज इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शंस। और वो रिएक्शंस कैसे हैं, एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, ठीक है ना, दीज रिएक्शंस आर एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड। Thus, the energy released by oxidation in respiration is not used directly, but is used to synthesize ATP. Usable form में convert किया हमने और फिर जहां required है उसको utilize कर लिया. Hence, ATP acts as the energy currency of the cell. आई बात समझ में? चलिए, Yes, ma'am. ये जो डायग्राम दे रखा है इसको मैं आपको आगे समझाऊंगी, तो थोड़ा सा हम रेस्पिरेशन में आगे बढ़ते हैं, फिर ये चीजें हम फिर से समझेंगे कि क्या क्या है। ठीक है, चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डू प्लांट्स ब्रीथ? हमने ह्यूमंस में पढ़ा, हम एनिमल्स में पढ़ते हैं, हमारे पास में लंग्स होते हैं, है ना, पूरा एक रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ते हैं, बट क्या प्लांट्स के पास में ऐसा कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम है? डू दे ब्रीथ? तो बेटा ब्रीथ, और मैं कहूं गैसियस एक्सचेंज, द प्रोसेस ऑफ गैसियस एक्सचेंज, इट टेक्स प्लेस इन प्लांट्स, है ना, बट इसके लिए इनके पास कोई वेल डेवलप्ड ऐसा नहीं ऑर्गन सिस्टम नहीं कहेंगे हम जानते हैं कि प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज हो सकते हैं, किन से? स्टोमेटल ओपनिंग होती है, लेंटी सेल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, तो स्टोमेटल ओपनिंग जो है, स्टोमेटास जो होते हैं उनके थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा, या फिर लेंटी सेल्स के थ्रू गैसियस एक्सचेंज होगा। और दूसरी चीज, प्लांट के केस में क्या होता है, जितनी भी सेल्स हैं वो सरफेस से बहुत दूरी में नहीं, मतलब बहुत अंदर की तरफ नहीं प्रेजेंट होती है ना, तो उनकी जो गैसियस रिक्वायरमेंट है वो क्या होती है, हर एक प्लांट पार्ट खुद ही टेक केयर कर लेता है। स्टेम अलग अपना देख लेगा, रूट अपना अलग देख लेगा, लीफ अपनी अलग देख लेंगी, तो इन्हें जरूरत नहीं है कि यहां से वहां ट्रांसफर करवाया जाए गैस का। ठीक है, इनके पास अपने इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्स हैं, ओपनिंग्स हैं, जिसके थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो जाती है। प्लस शॉर्ट डिस्टेंस में ये मूवमेंट डिफ्यूजन के थ्रू भी पॉसिबल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे हम ऐसा नहीं देखते कि बहुत वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम हमें देखने को मिले, ये नहीं है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, हम जानते हैं कि प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक इन नेचर, दे परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होती है। ठीक है, तो प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस में जो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है उसे वो यूज कर लेते हैं इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ये मैंने कल की क्लास में भी बताया था आपको। और रेस्पिरेशन में जो CO2 रिलीज होती है उसे यूज कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, तो इस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट को टेक केयर कर लेते हैं। ठीक है ना, इसमें क्या मेंशन कर रखा है कि प्लांट्स रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन टू ऑकर, दे आल्सो गिव आउट CO2, बट प्लांट्स डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर गैसियस एक्सचेंज। प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स बिकॉज, क्यों ये बिना रेस्पिरेटरी ऑर्गन के रह सकते हैं? बिकॉज ईच प्लांट पार्ट टेक केयर ऑफ इट्स ओन गैसियस नीड, देयर इज वेरी लिटिल ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, बहुत कम रिक्वायरमेंट है, बहुत कम ट्रांसपोर्ट होता है, और अगर होता भी है तो किस प्रोसेस से होता है? डिफ्यूजन से होता है। ठीक है, देन प्लांट्स डू नॉट प्रेजेंट ग्रेट डिमांड्स फॉर गैसियस एक्सचेंज, ज्यादा डिमांड नहीं है। रूट, स्टेम, लीव्स रेस्पायर एट रेट्स फार लोअर देन एनिमल्स, एनिमल्स के कंपैरिजन में प्लांट्स की रेस्पिरेटरी रेट बहुत स्लो होती है, बहुत कम रिक्वायरमेंट होती है इनमें गैसियस एक्सचेंज की। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस के टाइम पे लार्ज वॉल्यूम्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है। ठीक है ना, और मैंने आपको समझा दिया किस तरीके से एक्सचेंज हो जाता है उसमें। द डिस्टेंस दैट गैसेस मस्ट डिफ्यूज इवन इन लार्ज बल्की प्लांट्स, जो बहुत बड़े बड़े भी प्लांट्स हैं उनमें भी जो गैसेस डिफ्यूज होके जा रही हैं वो बहुत बड़ा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती हैं। क्यों? क्योंकि ईच सेल इन अ प्लांट इज लोकेटेड क्वाइट क्लोज टू द सरफेस, हर एक सेल सरफेस के क्वाइट क्लोज प्रेजेंट है। ठीक है, अगर बड़ी बड़ी स्टेम्स हैं, जो बहुत थिक स्टेम्स हैं, तो उनमें हमें स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड लेंटी सेल्स देखने को मिलते हैं जिनसे गैसियस एक्सचेंज हो जाती हैं।
ठीक है ना। तो लीव्स हो, चाहे स्टेम्स हो, चाहे रूट्स हो, यहाँ पर पैरेन्काइमा सेल्स जो हम प्लांट एनाटॉमी में पढ़ते हैं वो लूजली पैक्ड होते हैं, इनके बीच में इंटरसेल्युलर स्पेसेस अच्छे से प्रेजेंट होते हैं, जिसकी हेल्प से एक नेटवर्क बन जाता है एयर स्पेस का। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर बच्चों। मैम लेंटिसेल का मेन वर्क की एक्सचेंज में ही होता है क्या डिफ्यूजन ऑफ गैसेस में? बेटा डिफ्यूजन, हाँ कह सकते हैं, एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज ही कर रहे होते हैं, बिकॉज आपने प्लांट एनाटॉमी में पढ़ा होगा कि जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है ना, तब तो सारे टिश्यू डेड हो जाते हैं उधर सुपराइजेशन की वजह से। तब वहां पे कुछ सेल्स जिसे हम कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स कह रहे होते हैं वो बच्चे होते हैं जो लिविंग नेचर के होते हैं, और वही एक गैसेस एक्सचेंज मतलब वही लेंटिसेल्स की ओपनिंग करवाते हैं और उसी के थ्रू फिर स्टेम्स में ऑक्सीजन आ रही होती है। ठीक है ना। तो मेन रोल इनका क्या है, गैसियस एक्सचेंज का है। आई बात समझ में? यस मैम। तो अब ये पॉइंट तो क्लियर हो गया कि डू प्लांट्स ब्रीथ और नॉट, गैसेस एक्सचेंज तो हो रहा है बट कोई वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं, मतलब हमने एक्सटर्नल रेस्पिरेशन वाला पार्ट अभी कवर कर लिया है। अब बेटा हम एंटर करने जा रहे हैं इंटरनल रेस्पिरेशन में, यहीं से सारी कॉम्प्लेक्सिटी शुरू होती है, तो एकदम ध्यान से समझना है हर चीज को। इंटरनल रेस्पिरेशन, इन सब में अंदर आने से पहले मैं एक आपको फ्लो चार्ट के थ्रू बता देती हूँ कि क्या होगा, हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं जब इंटरनल रेस्पिरेशन की, दैट मीन्स हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोसेस की जो कहाँ हो रही है, सेल के अंदर, जो कहाँ हो रही है, सेल के अंदर। इसीलिए हम इंटरनल रेस्पिरेशन को सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ठीक है, तो ये इंटरनल रेस्पिरेशन में कितने स्टेप्स हैं देखते हैं। सबसे पहला है ग्लाइकोलिसिस। सबसे पहला स्टेप कौन सा होता है? ग्लाइकोलिसिस होता है, जो कहाँ हो रहा है, तो ये होता है सेल के साइटोप्लाज्म में। कहाँ हो रहा है? सेल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, सेकेंड स्टेप होता है लिंक रिएक्शन। सेकेंड स्टेप इज लिंक रिएक्शन और गेटवे रिएक्शन, और ये रिएक्शन कहाँ हो रहा है, तो ये हो रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहा, तो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में हो रहा है लिंक रिएक्शन। ठीक है, थर्ड स्टेप है जो सेल्यूलर रेस्पिरेशन का, वो होता है क्रेब्स साइकिल। दिस इज क्रेब्स साइकिल। ये भी कहां चलता है? अगेन इन दी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। ठीक है, एंड द लास्ट और अल्टीमेट स्टेप वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और ये कहां चलता है? तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। ध्यान दीजिए, यहां इन तीनों स्टेज तक, यानी कि ग्लाइकोलिसिस, लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल तक, बहुत सिग्निफिकेंट एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होता, यानी कि बहुत ज्यादा नंबर में हम कहें कि एटीपी बन जाती हैं, तो एटीपी नहीं बनती है इतनी ज्यादा नंबर में। मेनली एटीपी का प्रोडक्शन कहां होता है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यानी कि स्टेप नंबर 4 में। क्लियर है ये बात सबको? यस मैम। ठीक है, अब ये जो मैंने इंटरनल रेस्पिरेशन के स्टेप्स बताए हैं, ये बताए हैं इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन। इन द केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हम जानते हैं कि रेस्पिरेशन इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन भी होता है, जिसे हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्टेप होता है? तो इन केस ऑफ एनारोबिक रेस्पिरेशन ओनली ग्लाइकोलिसिस टेक्स प्लेस। एनारोबिक में सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलिसिस होता है। ठीक है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन स्टेप जो रेस्पिरेशन में होना ही होना है। कह सकते हैं ना कि ग्लाइकोलिसिस एक ऐसा स्टेप है जो एरोबिक में भी हो रहा है, जो एनारोबिक में भी हो रहा है। दैट मींस इट इज द कॉमन स्टेप। बोलो, कोई डाउट है? यस मैम, क्लियर। क्लियर ना? चलो, तो बेटा अब इस इंट्रोडक्शन के साथ हम ग्लाइकोलिसिस को पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, 10 स्टेप रिएक्शन है, कॉम्प्लिकेटेड लगती भी है लेकिन है नहीं, बहुत सीक्वेंस में बिल्कुल तरीके से पढ़ेंगे, समझ में आ जाएगा। ग्लाइको टर्म शुगर के लिए यूज हो रही है। ग्लाइको टर्म किसके लिए यूज होती है बेटा जी? शुगर के लिए यूज होती है। और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेकडाउन। लाइसिस का क्या मतलब है? ब्रेकडाउन है। तो ग्लाइकोलिसिस में हम क्या कर रहे हैं? हम शुगर को तोड़ रहे हैं, शुगर को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, 3 साइंटिस्ट ने मिलकर इसको दिया था, एम्डेन, मेयरहॉफ एंड पार्नस, है ना। एम्डेन,
मेयरहॉफ एंड पार्नस ने मिलकर दिया था, इसी वजह से हम इसे ईएमपी पाथवे कहते हैं। ठीक है, और क्या बताया कि एनारोबिक ऑर्गेनिजम्स में इट इज द ओनली प्रोसेस, एनारोबिक में सिर्फ यही एक प्रोसेस है जो होता है, और कहाँ हो रहा है, तो इट टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल विच इज प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और यहाँ आपको ग्लूकोज को तोड़ा है, ग्लूकोज में कितने कार्बन है, तो ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। ग्लाइकोलिसिस में क्या दिखा रखा है कि ग्लूकोज जो 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है वो टूटता है पायरुविक एसिड में, और पायरुविक एसिड में कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन होते हैं। कितने कार्बन होते हैं, 3 कार्बन। तो 6 कार्बन का ग्लूकोज कितने पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होता है बेटा, 3 कार्बन में तो होता है। क्वेश्चन फिर से सुनिए, 6 कार्बन का ग्लूकोज जो है वो कितने मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनाएगा, 2 बनाएगा, है ना। नंबर ऑफ कार्बन्स हम काउंट करते हुए चलेंगे। 6 कार्बन का ग्लूकोज है तो वो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनाता है, जैसे यहाँ देख लीजिए ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। होता क्या है ग्लाइकोलिसिस में, इस सारी थ्योरी के पहले मैं आपको चाहूंगी कि मेरी बात सुनो ध्यान से। ठीक, ग्लाइकोलिसिस का जो एंटायर पाथवे है, ग्लाइकोलिसिस का जो एंटायर पाथवे है उसमें क्या होता है, देखो ग्लाइकोलिसिस का जो 10 स्टेप रिएक्शन है हम उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ग्लाइकोलिसिस के जो 10 स्टेप रिएक्शन है हम उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला जो पार्ट होता है दैट इज द प्रिपरेटरी फेज। पहला पार्ट कौन सा होता है बेटा, प्रिपरेटरी फेज, जिसमें सबस्ट्रेट रेडी हो रहा होता है। एंड सेकेंड पार्ट इज द ऑक्सीडेटिव फेज। सेकेंड पार्ट क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फेज होता है, जिसमें एक्चुअली ऑक्सीडेशन का प्रोसेस यानी कि ब्रेकडाउन का प्रोसेस हो रहा होता है। ठीक है, शुरू करने के लिए हम सबस्ट्रेट उठा लेते हैं ग्लूकोज। मैंने आपको बताया ग्लूकोज जो है वो सबसे इजीली ब्रेकडाउन हो जाने वाला शुगर होता है। ठीक है, तो समझने के लिए हम इसे ग्लूकोज से शुरू करेंगे। ठीक, शुरू करते हैं। तो बेटा ग्लाइकोलिसिस में ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज सबसे पहले फॉस्फोराइलेट होता है। फॉस्फोराइलेट का मतलब इस ग्लूकोज में फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन होता है। ठीक है, फॉस्फेट ग्रुप के एडिशन से क्या हो रहा है, ये जो ग्लूकोज नाम का सबस्ट्रेट है ये एक्टिवेट हो रहा है। आई बात समझ में। तो इस ग्लूकोज को फॉस्फोराइलेट करके ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऐसे लिखा है मैंने, समझ जाइएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे जो एंजाइम है वो है हेक्सोकाइनेज नाम का एंजाइम, जिसका मैग्नीशियम आयन कोफैक्टर होता है। ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। काइनेज फॉस्फोराइलेशन से डील करते हैं। हेक्सो क्यों बोला, क्योंकि ग्लूकोज कैसा शुगर है बेटा, हेक्सोज शुगर है ना। तो एक ऐसा काइनेज जो हेक्सोज पे एक्ट करता है वो हो गया क्या, हेक्सोकाइनेज। कोफैक्टर कौन सा है, मैग्नीशियम आयन है। मिनरल न्यूट्रिशन जो आपका चैप्टर है आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इन सारे प्रोसेसेस पे ध्यान देकर के पढ़ते हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि यहाँ पे मैंने एरो जो है वो रिवर्सिबल नहीं बनाया है, इरिवर्सिबल बनाया है। ग्लाइकोलिसिस में 3 स्टेप्स ऐसे हैं जो इरिवर्सिबल होते हैं, बाकी सारे कैसे हैं, रिवर्सिबल हैं। ध्यान दीजिएगा, बताती जाऊंगी मैं आगे। अब ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है ये अपने आइसोमेरिक फॉर्म यानी कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट होता है। क्यों कह रही हूं आइसोमेरिक फॉर्म, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों ही तो हेक्सोज शुगर होते हैं ना। यस मैम, है ना। फर्क क्या है कि ग्लूकोज एक एल्डोज है, उसमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है, और फ्रक्टोज एक कीटोज है, उसमें कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है तो 6 कार्बन के, तो ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट किसमें कन्वर्ट हुआ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में। अगला स्टेप देखो, नेक्स्ट फिर से आ गया इरिवर्सिबल रिएक्शन। यहाँ पे फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का एक बार और फॉस्फोराइलेशन करेंगे और बनाएंगे क्या, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम phosphofructokinase, in the presence of enzyme phosphofructokinase, and mind it, this is the rate controlling step. ये क्या है, this is the rate controlling step of glycolysis. ठीक है ना। हेक्सोकाइनेज की तरह फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज को भी मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट है एज कोफैक्टर। ठीक, अब ध्यान दो, फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, कितने फॉस्फेट हैं, 2 फॉस्फेट हैं।
अगर इस 6 कार्बन और 2 फॉस्फेट वाली शुगर को तुम ट्रायोज में तोड़ते हो, हेक्सोस को तुम ट्रायोज में कन्वर्ट करते हो, यानी कि 3 कार्बन वाली शुगर में, तो बट ऑब्वियस है कि 2 बनेंगे ऐसे मॉलिक्यूल, 2 ट्रायोज बनेंगे, यस और नो? यस मैम। 2 ट्रायोज बनेंगे, ठीक है। हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ रखा है ट्रायोज के नाम, हम जानते हैं ट्रायोज कौन कौन से हैं, तो वी नो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड PgAl, ठीक है, या तो फिर डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अगेन फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड ये एल्डोज है, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट ये कीटोज है। जो डिफरेंस ग्लूकोज और फ्रक्टोज में था वही डिफरेंस PgAl और DHAP में होता है। तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट इन दोनों 3-3 कार्बन की शुगर में टूटते हैं और ये दोनों आपस में भी कैसे होते हैं, इंटर कन्वर्टेबल होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम आइसोमरेज। कोई डाउट यहां तक? नो मैम। क्लियर? यस मैम। बेटा देखो इधर, ये जो पहला स्टेप देख रहे हो प्रिपरेटरी फेज, बेटा यही है प्रिपरेटरी फेज की रिएक्शन। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, मैंने आपको ये तो बताया कि यहाँ पर फॉस्फोराइलेशन हो रहा है, ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना और यहाँ पे फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट से 1,6 बाइफॉस्फेट बना, बट इनको फॉस्फेट मिला कहाँ से? यूं मान लो कुछ अच्छा करने के लिए कुछ कुर्बानी करनी पड़ती है, जैसे आप लोग अब कल डॉक्टर बनोगे बहुत अच्छे अच्छे, तो आज सारा संघर्ष कर रहे हो ना, सारे मौज मस्तियां सब त्याग करते हो कि नहीं? बस ऐसे ही सेल को क्योंकि एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी पाने से पहले कुछ खर्च करनी पड़ती है, तो वो खर्च करने वाले स्टेप्स यहीं पे हैं। ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में ATP जो है हाइड्रोलाइज होकर के फॉस्फेट रिलीज करता है और वही फॉस्फेट यूज होता है यहाँ पर, ठीक है। सिमिलरली फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट बनाने में, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ दूसरे कलर से, यहाँ पर भी एक ATP का मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोलाइज हो रहा है, तो एनर्जी खर्च हुई कि नहीं हुई बोलो? एनर्जी खर्च हुई ना, तो एनर्जी कंज्यूम हुई और ये है प्रिपरेटरी फेज। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक? नो मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब यहां से बात, इसके बाद की जो कहानी है वो PgAl का मॉलिक्यूल आगे लेके जाता है। इसका मतलब DHAP अगर बना भी होगा, बट अगर उसको टूटना है रेस्पिरेशन में, ग्लाइकोलिसिस में, तो उसको कन्वर्ट किस में होता है? PgAl में होना होता है, ठीक है। तो अगर हम डायनामिक्स देखें तो फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट का मॉलिक्यूल कितने PgAl बना रहा है? 2 PgAl। समझ में आ रहा है सबको क्यों बोल रहे हैं PgAl? ठीक है ना, क्योंकि 6 कार्बन बैलेंस करना है ना फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट से, ठीक है। चलो अगला स्टेप, अगला स्टेप, ये सारी रिएक्शंस मतलब रिवर्सिबल होनी है, इरिवर्सिबल सिर्फ 3 स्टेप होनी है, पहली, तीसरी और एक लास्ट वाली देखेंगे हम। तो ये जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, अब इसमें क्या होगा बेटा? तो आगे बढ़ने से पहले चलो इसकी थ्योरी बता देती हूँ आप लोगों को, आगे बढ़ने से पहले थ्योरी पढ़ लो। हाँ, in this process glucose undergoes partial oxidation to form 2 molecules of pyruvic acid। ग्लूकोज आया कहाँ से? प्लांट के पास। तो हम जानते हैं प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके ग्लूकोज बनाया था, वो ग्लूकोज कन्वर्ट होता है सुक्रोज में, ठीक है ना। सुक्रोज एक डाइसैकेराइड होता है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलके बन रहा होता है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है। सुक्रोज के फॉर्म में ही प्लांट्स में खाने का ट्रांसफर होता है, ठीक है, और स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। तो ये जो ग्लूकोज है या तो सुक्रोज से ब्रेक डाउन होकर के आ सकता है या स्टार्च से भी ब्रेक डाउन होकर के आ सकता है। आई बात समझ में? यहाँ पे लिख रखा है कि सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूटता है इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम इन्वर्टेज। इन्वर्टेज नाम का एंजाइम जो है वो सुक्रोज जो डाइसैकेराइड है उसे ग्लूकोज और फ्रक्टोज में तोड़ देता है, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज हम जानते हैं किस तरीके से ग्लाइकोलिसिस में एंटर कर रहे हैं, मैंने आपको दोनों स्टेप दिखा दिया। अगर ग्लूकोज है तो वो ऊपर से एंटर करेगा और अगर फ्रक्टोज है तो वो सेकेंड स्टेप से एंटर कर जाएगा। यस मैम। Now this phosphorylated form of glucose and isomerizes to produce fructose 6 phosphate, मैंने आपको बता दिया कैसे हुआ, ठीक है। अब ATP 2 स्टेप्स में यूटिलाइज हो रही है, वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, मैंने जो बनाया वही आपके सामने है। देखो ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना हेक्सोकाइनेज की प्रेजेंस में, ATP खर्च हो गई, फिर ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट बना आइसोमरेज की प्रेजेंस में, एंड देन फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट में कन्वर्ट होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज की प्रेजेंस में। यहाँ पे भी ATP खर्च हो रही है। और एक चीज ध्यान दीजिए, रिएक्शन नंबर 1 और रिएक्शन नंबर 3 ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। फिर फ्रक्टोज 1,6 बाइफॉस्फेट जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है? तो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट।
ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट को ही हम फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड कहते हैं, और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इज DHAP। ठीक है ना। तो यहां तक आपने देख लिया, प्रिपरेटरी फेज चल रही थी, यहीं तक हमने पढ़ाई की है अभी तक। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद की जो कहानी है ग्लाइकोलिसिस में, मैंने आपको बताया फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है जो इस रिएक्शन को आगे लेके जाएगा। ठीक है, तो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, एल्डिहाइड का जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तो क्या बनेगा, जल्दी बता दो, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना, नहीं बताओगे? एसिड बनेगा ना, एसिड बनेगा ना जब एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हो। तो इधर देखो, यस मैम, PgAl। अब इसी PgAl को मैं यहां लेकर आ गई हूं, है ना। अब हम आगे की कहानी पहले पढ़ लेते हैं। यहाँ अब ये जो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है, इसमें देखो दो चीजें एक साथ लिख रही हूं मैं, क्या क्या होगा। एक तो फॉस्फोराइलेशन होगा, फॉस्फोराइलेशन इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से होगा। ठीक है, दूसरी चीज इसका ऑक्सीडेशन होगा। जब इसका ऑक्सीडेशन होगा तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा प्रेजेंट होगा, डिहाइड्रोजिनेज। ऑक्सीडेशन होगा तो एंजाइम कौन सा होगा, डिहाइड्रोजिनेज। और जब ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है रिलीज ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिलीज ऑफ हाइड्रोजन। तो जो हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो रहे हैं उनको यहाँ वहां फेंकना तो है नहीं, उनको कोई एक्सेप्ट करने वाला चाहिए। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एक्सेप्टर या हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल कौन से होंगे, NAD के मॉलिक्यूल होंगे। NAD क्या करेगा, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके NADH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। एक PgAl का मॉलिक्यूल जब ऑक्सीडाइज होकर के PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड या फॉस्फोग्लिसरेट बनाता है, तब एक NADH2 का फॉर्मेशन होगा। बट क्या यहाँ पे एक मॉलिक्यूल है क्या, नहीं, यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स हैं। यहाँ पे 2 PGA और यहाँ पे 2 NADH2 का फॉर्मेशन होगा। लेकिन एक और चीज ध्यान से देखिए, मैंने बोला कि यहाँ पे फॉस्फोराइलेशन भी हो रहा है। दैट मीन्स जो हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे बन के आएगा 2 PGA नहीं, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाय PGA बन के आएगा। क्या मतलब हुआ इसका, कि जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है उसके कितने मॉलिक्यूल बने, 2। ठीक है, और उसमें फॉस्फेट किस किस कार्बन पे है, तो पहले और तीसरे कार्बन पे है। बात समझ में आ गई, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाय PGA। ठीक है, और ये है इसका ऑक्सीडेशन वाला स्टेप। ये है क्या, इसका ऑक्सीडेशन वाला स्टेप। ठीक, अब देखो क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में। ये जो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 1,3 बाय PGA है, ये एक फॉस्फेट को रिलीज करेगा। फॉस्फेट आपको पता है हाई एनर्जी बॉन्ड से बाउंडेड रहता है। जब ये एक फॉस्फेट को रिलीज करेगा, एक फॉस्फेट ग्रुप को जब ये रिलीज करता है बेटा, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो रही है ना, और यहाँ पर उस एनर्जी को यूज करके ADP इस फॉस्फेट से कंबाइन होकर के क्या करनाता है, ATP बना लेता है। ADP क्या करता है, इस फॉस्फेट से कंबाइन होकर के बना लेता है ATP। 2 मॉलिक्यूल हैं PGA के, मतलब 2 फॉस्फेट रिलीज कर रहे होंगे, मतलब कितनी ADP से कितनी ATP बन रही होंगी, 2 ADP से 2 ATP बनेंगी, यस और नो? यस मैम। ठीक है, तो यहाँ पे बन के आएगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्या, 3 PGA। और यहाँ पर 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ, 2 ATP का फॉर्मेशन हुआ, ये ध्यान रखना है अभी आपको। ठीक, अगला स्टेप क्या होगा, आप देख रहे हो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3 PGA, इसमें तीसरे कार्बन में PGA है। तो ये क्या करता है, फॉस्फेट के जो कार्बन का जो पोजीशन है उसे चेंज कर लेता है, मतलब फॉस्फेट का पोजीशन चेंज कर देता है। मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2 PGA में। बोलो समझ में आया कि नहीं, क्या हुआ इस स्टेप में, सिंपल, फॉस्फेट यहाँ पे तीसरे कार्बन में था, वो किसमें शिफ्ट हो गया, दूसरे कार्बन, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ PGA, 2 PGA। ठीक है, अब ये 2 PGA किसमें कन्वर्ट होते हैं बेटा, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में, in the presence of enolase enzyme। 2 molecules of phosphoenol pyruvate in the presence of enzyme enolase, in the presence of enzyme enolase। और फिर अल्टीमेटली आती है ग्लाइकोलिसिस की लास्ट स्टेप, जिसमें ये 2 molecules of PEP कन्वर्ट हो जाते हैं 2 molecules of pyruvate में, 2 molecules of pyruvate में। क्या डिफरेंस है दोनों में, फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट में फॉस्फेट ग्रुप था, पाइरूवेट में फॉस्फेट है क्या, नहीं है। दैट मींस यहाँ पे फॉस्फोइनॉल पाइरूवेट ने फिर से क्या किया, फॉस्फेट को रिलीज किया, फिर से क्या किया, फॉस्फेट को रिलीज किया, और यहाँ पर फिर से क्या हो रहा है, ATP का फॉर्मेशन हो रहा है।
तो 2 मॉलिक्यूल्स हैं तो 2 एटीपी का फॉर्मेशन होगा। बोलो समझ में आई कि नहीं ये बात? यस मैम। ठीक है, तो एटीपी का फॉर्मेशन हमने देखा 2 जगह। ठीक है, दोनों ही जगह जो सोर्स ऑफ फॉस्फेट है वो कहां से है? सबस्ट्रेट से है ना। सबस्ट्रेट से एटीपी बनने की एनर्जी रिलीज हो रही है ना। एक जगह पे 13-PGA है तो दूसरी जगह पे पीईपी है। ऐसे फॉस्फोराइलेशन को हम क्या कहते हैं? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। मैं स्टार मार्क करके लिख रही हूं, एक यहां पर और एक यहां पर। इस स्टार का मतलब क्या है बेटा? इस स्टार का मतलब है कि यहाँ पे जो फॉस्फोराइलेशन हुआ वो कैसा है? इट इज सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं है समझने में? अगर क्वेश्चन पूछ लेता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से कितनी एटीपी का फॉर्मेशन हुआ तो बता लोगे? यस मैम। ठीक है, बिल्कुल। तो ठीक है, ये हमने बना के देख लिया। मैंने आपको बना के मतलब इंटेंशनली बताया, लिखा हुआ हर जगह होता है बट हम उससे रिलेट नहीं कर पाते। चलो अब फटाफट से इसको देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से 1,3-बाइफॉस्फोग्लिसरेट बना। जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे हुआ क्या? डिहाइड्रोजिनेज की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन होगा तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर लगेगा और वो कैरियर क्या है? NADH2 का मॉलिक्यूल है। ठीक है, अगेन फॉस्फोराइलेशन भी हुआ था इसलिए 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट आप देख रहे हो। फिर 1,3-बाई-PGA ने एक फॉस्फेट को रिलीज किया तो यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन होता है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, सबस्ट्रेट लेवल से। ठीक है, और बना 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGA। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3-PGA कन्वर्ट होता है म्यूटेस की प्रेजेंस में 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-PGA में, और 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 2-PGA इनोलेस की हेल्प से कन्वर्ट होता है 2-फॉस्फोइनॉल पायरूवेट में। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि यहाँ पे एक ऐसा रिएक्शन कौन सा है जो कि डिहाइड्रेशन से रिलेटेड है, मतलब लॉस ऑफ वाटर से रिलेटेड है, तो आप क्लियरली देख के बता सकते हो कि दिस स्टेप यू कैन क्लियरली सी यहाँ पे लॉस ऑफ वाटर हो रहा है ना। तो 2-PGA से जब 2-फॉस्फोइनॉल पायरूवेट बनते हैं तब यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस होता है। ठीक है ना, देन 2-PEP जो है वो कन्वर्ट होता है पायरूवेट में, यहाँ पे अगेन फॉस्फेट रिलीज होता है और एटीपी का फॉर्मेशन होता है, और ये भी फिर से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन है। क्लियर? यस मैम। तो क्या क्या गेन हुआ हम देख ले। अल्टीमेटली मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है ग्लाइकोलाइसिस की? कि ग्लूकोज था अल्टीमेटली टूटता है किसमें? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरूवेट में। ठीक है, इन्वेस्टमेंट क्या थी? इन्वेस्ट कितना किया? तो इन्वेस्टमेंट थी 2 ATP की, इन्वेस्टमेंट थी 2 ATP की। गेन क्या क्या किया? गेन किया 2 NADH2 का मॉलिक्यूल, यस और नो? ठीक है, और 4 ATP का मॉलिक्यूल, 4 ATP। ये चारों के चारों ATP बने हैं किससे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। ठीक है, अगर हम बात करें नेट गेन की, तो नेट गेन की जब हम बात करते हैं बेटा, तो नेट गेन हमारा कितना हो जाएगा? तो 4 ATP माइनस 2 ATP, क्योंकि 2 हमने खर्ची थी ना, तो हमारे पास नेट गेन है 2 ATP का प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADH2 का। एक चीज ध्यान रखिएगा, अपने घर में पेरेंट्स जो हैं हमारे, हमें ज्यादातर कैश बहुत कम देते हैं, स्पेशली जब आप बाहर पढ़ रहे होते तो आपके हॉस्टल की फीस, आपके कोचिंग की फीस या तो वो चेक के थ्रू दे देते हैं या वो खुद ट्रांसफर कर देते हैं। हम सब समझते हैं इसका रीजन बहुत अच्छे से, है ना। तो देखो एटीपी जो है वो कैश है। एटीपी क्या है? कैश है, मतलब हाथ में आते ही खर्च। तो एटीपी क्या है? जैसी सेल को मिलेगी वो कहीं ना कहीं यूज हो जाएगी किसी प्रोसेस में। NADH2 क्या है? NADH2 चेक है। क्यों कह रहे हैं NADH2 चेक है? NAD जैसे चेक के लिए क्या करते हैं, हमें अमाउंट कैसे मिलता है? हम जाएंगे चेक को लगाएंगे, फिर हमें उससे कैश मिलेगा बैंक में जाने के बाद में, लंबा प्रोसेस है, उसमें हम आलस भी कर जाते हैं तो हमारे थोड़े पैसे बचे रहते हैं, है ना। अब NADH2 देखो क्या कर रहा है। NADH2 है तो इसके ये रिड्यूसिंग पावर है ना, अल्टीमेटली बनाएगा ATP, लेकिन क्या तुरंत एनर्जी यूजेबल फॉर्म में है क्या? ये नहीं है। तो NADH2 क्या? ये चेक है। तो इसको एनर्जी बनाने के लिए क्या करना होगा? NADH2 को अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जाके देना होगा, किसको? माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन को। क्यों? क्योंकि इनर मेम्ब्रेन में चल रही है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो NADH2 जब अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जाकर के देता है, कहाँ? अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जाकर के देगा कहाँ पे?
माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में जहां पे ईटीएस चल रही है, जहां पे क्या चल रही है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तब वहां पर बनेगी क्या, एटीपी। बोले ये बात समझ में आई सबको? यस मैम। है ना। और आगे हम ये पढ़ेंगे और आप ये जानते भी हो कि 1 NADH2 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मेनी एटीपी? बेटा 1 NADH2 इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP। बाय रीजन ये आपको पढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। 1 NADH2 इज इक्विवेलेंट टू 3 ATP, तो यहाँ पे 2 NADH2 है, मतलब ये कितनी ATP के बराबर होगा? 6 ATP, राइट। तो यहाँ पर ये 6 ATP के बराबर होगा क्या, 2 NADH2 का मॉलिक्यूल, है ना। तो 6 ATP NADH2 से आएंगी, 2 हमें डायरेक्ट मिल रही थी, तो हम कह सकते हैं कि ग्लाइकोलाइसिस का नेट गेन जो है वो 8 ATP का है। यस और नो? यस और नो? ठीक है। यस। और मैंने आपको शुरू में ये भी समझाया था कि एनारोबिक रेस्पिरेशन में भी ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप है, बताया था ना कि ग्लाइकोलाइसिस एक कॉमन स्टेप है जो एरोबिक में भी होता है और एनारोबिक में भी होता है। यस और नो? यस मैम। ठीक है। तो अब मुझे ये बता दो जल्दी से, एक क्वेश्चन पूछूं तुमसे, अच्छे बच्चों बताना मुझे जवाब। यस मैम। जैसे मैंने आपको बताया कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP बन रही है, बट इतना हम सबने पढ़ रखा है, एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में नंबर ऑफ ATP फॉर्म्ड इज वेरी लेस, और हम वहां पे कितना पढ़ रहे होते हैं बेटा कि 2 ATPs आर फॉर्म्ड। हम कहते हैं ना कि 2 ही ATP बनती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। तो मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि बेटा जब ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप एरोबिक में भी हो रहा है, एनारोबिक में भी हो रहा है, तो एनारोबिक में कम से कम 8 ATP तो बननी चाहिए थी ना। बोलो समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को? यस मैम। तो वहां पे हम क्यों कहते हैं कि 2 ATP बनती है? मैम क्योंकि NADH2 तो वहाँ पे इनर माइटोकॉन्ड्रिया में जाके होगा ना, वो तो स्टेप में आता ही नहीं है एनारोबिक में। क्या हो जाता है उस NADH2 का जो यहाँ पे बनता है? मैम वो एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए चला जाता है, एनारोबिक में तो NH2 टूटता ही नहीं है, NADH2। आप कहीं ना कहीं बात सही कर रहे हो, लेकिन उसको और डेप्थ में जाते हैं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि एनारोबिक जब चल रहा होगा रेस्पिरेशन साइटोप्लाज्म में, क्योंकि ग्लाइकोलाइसिस होने के लिए ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं है, ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म में चल रहा है। तो जब एनारोबिक सेल में भी ग्लाइकोलाइसिस हुआ होगा तो वहां पे भी 2 ATP और 2 NADH2 बने होंगे, ठीक है। यस मैम। तो वो 2 NADH2 जो एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में बने थे, है ना, यस मैम। उनका क्या हो जाता है? मान लो एक ऐसी, जैसे हमारी मसल की सेल है, मानते हो ना आप कि जब आप बहुत रनिंग करते हो तो आपको बहुत पेन हो जाता है मसल्स में, ठीक है ना, काफ मसल्स में। यस तो हम कहते हैं कि वो क्या है कि ज्यादा डिमांड बढ़ गई थी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन चलने लग गया था, तो लैक्टिक एसिड जमा होने लग गया था, बोलते हैं ना ये सब हम। तो क्या हमारी सेल्स के पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था? क्यों उसने एनारोबिक रेस्पिरेशन किया? क्यों उस टाइम पे NADH2 जो बना है ना, उसको माइटोकॉन्ड्रिया में क्यों नहीं जा रहा? अब समझ में आ रही है आपको बात? यस। तो क्यों ये NADH2 का क्या हो जाता है एनारोबिक रेस्पिरेशन में? चलो सवाल सुन लिया, अब जवाब की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हमेशा पढ़ने में ये सबसे अच्छा तरीका होता है, सवाल करो, है ना, क्योंकि कुछ भी चीज पढ़ रहे हैं ऐसा इंफॉर्मेशन लोगे समझ नहीं आएगा, मजा भी नहीं आएगा। जब क्यूरियोसिटी होगी कि यार ऐसा क्यों हुआ होगा, तब उसका जवाब जानने में मजा आता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब सब मैंने आपको बता दिया क्या क्या प्रोड्यूस हो रहा है बेटा, वही सब लिखा हुआ है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वही रिएक्शन फिर से लिखी हुई है, मैंने आपको इज्जत से लिख के बता दिया है, तो फिर मैं आगे बढ़ रही हूं। अब आते हैं मेटाबॉलिक फेट ऑफ पायरुवेट में, कि जो पायरुवेट बना था उसका क्या क्या उसके साथ क्या क्या हो सकता है आगे। तो जो पायरुवेट बना उसके साथ सबसे पहली चीज, सबसे अच्छी पॉसिबिलिटी क्या है कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन कर ले। अगर उसको एरोबिक रेस्पिरेशन करना है तो वो सीधा जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास, उसकी कहानी हम अभी पढ़ेंगे। बट इन केस अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं है और सेल एनारोबिकली रेस्पायर कर रही है, तो पायरुवेट का फेट है 2 तरीके से टूटना। जो पायरुवेट है एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में 2 तरीके की रिएक्शंस पॉसिबल है, एक होती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, दूसरा होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमें ज्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलता है, ये वाला जो आप केस देख रहे हो ना, ये हमें ज्यादातर प्लांट्स में देखने को मिलता है, और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हमें ज्यादातर एनिमल्स में देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें हम क्या देख रहे हैं, देखिए
अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में जो 3 कार्बन का पाइरूवेट है ये 2 स्टेप में टूटता है। कौन कौन से हैं वो 2 स्टेप, आगे बढ़ के दिखाती हूं मैं आपको। देखो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में आप देखो ये ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज पाइरूवेट में टूटा, यहाँ पे 2 एटीपी बन गए और साथ ही साथ NADH2 बना था। अब जो ये पाइरूवेट है ये यहाँ पे एसिड एल्डिहाइड में टूटता है। एसिड एल्डिहाइड के पास कितने कार्बन होते हैं? 2 कार्बन। पाइरूवेट में कितने कार्बन थे? 3 कार्बन। तो टोटल यहाँ पे कितने हुए? 6 कार्बन। यहाँ पे टोटल कितने कार्बन बच रहे हैं? 4 कार्बन। 2 कार्बन का गैप आ रहा है ना, तो वही कार्बन यहाँ पे CO2 के फॉर्म में रिलीज होते हैं। आई बात समझ में? अब जो ये एसिड एल्डिहाइड है, एसिड एल्डिहाइड मतलब CH3CHO, ये जो एसिड एल्डिहाइड है ये अब इथेनॉल में कन्वर्ट होता है, दैट इज C2H5OH में। और जब ये इथेनॉल में कन्वर्ट होता है तब क्या होगा बेटा? जो NADH2 का फॉर्मेशन हुआ था ना ग्लूकोज से पाइरूवेट बनने के टाइम पे, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है NAD में वापस से, और अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को किसको ट्रांसफर कर देता है? एसिड एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को, ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए? इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाए। बोलो बात समझ में आई? यस मैम। NADH2 बचा क्या? नहीं बचा ना, बचा ही नहीं, तो फिर उसकी एनर्जी कैसे काउंट करेंगे? ठीक है। जब आप देखोगे कि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन चल रहा है तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि कई बार CO2 लिखते हैं प्लस करके, कई बार नहीं लिखते हैं एनारोबिक रेस्पिरेशन के केस में। तो कंडीशन देख लो, इथेनॉल कितने कार्बन का? 2 कार्बन का, है ना। पाइरूवेट से रिएक्शन शुरू हुआ था, तो पाइरूवेट जब टूटता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन से तो यहाँ पे बनाएगा इथेनॉल जो कि है 2 कार्बन का। तो यहाँ पे आप CO2 लिखोगे क्योंकि आपको नंबर ऑफ कार्बन बैलेंस करना है। यहाँ पे भी 3 कार्बन था तो आपको हिसाब देना पड़ेगा कि 3 कार्बन है, तो बताओ किधर खर्च हुए हैं। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के केस में प्लस CO2 होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की, तो बेटा लैक्टिक एसिड में कितने कार्बन होते हैं? तो लैक्टिक एसिड में 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो देखो क्या होता है, ये है पाइरुविक एसिड CH3COCOH। पाइरुविक एसिड क्या करता है? लैक्टिक एसिड में रिड्यूस होता है, और रिड्यूसिंग के लिए, रिडक्शन के लिए जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की जरूरत थी वो कौन आके दे देता है? वो NADH का मॉलिक्यूल आके दे देता है। तो अगेन खर्च हो गया ना, बचा क्या? नहीं बचा, खर्च हो गया, है ना। और क्या यहाँ पे जब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन लिखोगे क्या प्लस CO2 करोगे क्या? नो मैम, नहीं करोगे ना, क्योंकि तीनों कार्बन का बैलेंस दिखा सकते हो तुम। हिसाब किताब रखना होगा पक्का। आइए ना बात समझ में। तो हिसाब किताब बिल्कुल सही तरीके से रखना है। मम्मी पापा हमें गलत नहीं सिखाते, हमसे हिसाब लेते हैं जब। देखो हर जगह हिसाब तो देना पड़ता है, ठीक है। तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन और अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हमने ये देख लिया है। तो जो भी ह्यूमंस में या एनिमल्स में हम देखते हैं ना, मसल्स में प्रोड्यूस होती है जो पेन होने लगता है ना, मसल क्रैम्स जिसको हम कहते हैं, वो लैक्टिक एसिड के जमा होने से होता है। अक्सर उस केस में कहा जाता है कि आप हॉट वाटर बाथ ले लीजिए, क्योंकि जब आप हॉट वाटर बाथ लेते हैं ना तब क्या होता है, ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है। ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है तो क्या होता है, ऑक्सीजन तेजी से पहुंचने लगता है मसल्स को, तो ये लैक्टिक एसिड जो है फिर कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो जाता है। तो जब ये वहां से हट जाएगा तो वो पेन भी खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना क्योंकि खेलते कूदते रहते हो। क्लियर हुआ? तो एनारोबिक तक हमने डिस्कस कर लिया, हमने ग्लाइकोलाइसिस डिस्कस कर लिया। अब हमें अच्छे से पता है कि क्यों 2 ATP है एनारोबिक में और क्यों ग्लाइकोलाइसिस से 8 ATP है एरोबिक में। अब आगे बढ़ेंगे, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है बेटा। अब हम डिस्कस करते हैं एरोबिक रेस्पिरेशन में आगे का क्या प्रोसेस होगा। मैंने आपको बोला अगर रेस्पिरेशन एरोबिक है उस केस में पाइरुविक एसिड को कहाँ जाना होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। कहाँ जाना है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स? ध्यान से एक बार फिर से जल्दी से देख लो। ये माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन, आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया में 2 मेम्ब्रेन, एक आउटर एक इनर। इनर मेम्ब्रेन इस तरीके की इनफोल्डेड होती है, फिंगर लाइक इनफोल्डिंग्स होती है, जिनको हम क्रिस्टे कह रहे होते हैं। ठीक है ना। so this is what, this is the outer membrane of mitochondria. अंदर वाली क्रिस्टे will be the inner membrane of the mitochondria. ठीक है। और यहाँ पे ये जो बीच का आप रीजन देख रहे हो बेटा, यही है माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। यही है क्या? माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स में चल रही है क्या? क्रेब्स साइकिल भी और लिंक रिएक्शन भी।
ठीक है। और जब हम बात करते हैं किसकी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की, तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पे है, वो है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, इस तरीके से, है ना, दिख नहीं रहा है शायद, रुक जाओ, ये कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन यहाँ पर चल रही है, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन यहाँ पर चल रही है, क्रेब्स साइकिल और लिंक रिएक्शन शॉर्ट में लिखा मैंने, वो मैट्रिक्स में चल रही है। तो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं फिलहाल लिंक रिएक्शन को या गेटवे रिएक्शन को। ये लिंक रिएक्शन नाम क्यों है इसका, क्योंकि ये लिंक कर रही है, कनेक्ट कर रही है किसको, ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से, इसीलिए हम इसे लिंक रिएक्शन कहते हैं या गेटवे रिएक्शन कहते हैं। और इस रिएक्शन में क्या होता है, 3 कार्बन का जो पाइरूवेट है वो 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। देखते हैं इस रिएक्शन को। पाइरूवेट CH3CH C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना, ये पाइरूवेट का मॉलिक्यूल है। इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम जो है पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स, ध्यान रखिए पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स कह रहे हैं बेटा, मतलब ये एक अकेला एंजाइम नहीं है, कॉम्प्लेक्स का मतलब इसमें ग्रुप ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं इसमें, इसमें डिहाइड्रोजनेस होता है जो ऑक्सीडेशन कराएगा, इसमें डीकार्बोक्सिलेज है जो CO2 को रिलीज कराएगा, इसमें ट्रांस एसिटाइलेज है, ठीक है ना, जो इस कोएंजाइम ए वाले ग्रुप को ऐड करवाएगा। ठीक है, मेजर एंजाइम्स की बात कर रही हूं मैं। तो एंजाइम है PDC, पाइरूवेट डिहाइड्रोजनेस कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे इसके लिए कोफैक्टर्स चाहिए होते हैं और वो क्या है, NAD का मॉलिक्यूल, कोएंजाइम ए, थाइमीन पाइरोफॉस्फेट, TPP क्या है, TPP इज थाइमीन पाइरोफॉस्फेट, लिपोइक एसिड एंड लिपोइक एसिड। ठीक है, ये सारी चीजें इसको चाहिए, इस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को चाहिए ताकि ये फंक्शनल रह सके। और ये करता क्या है, ये कन्वर्ट हो जाता है, कन्वर्ट करता है पाइरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में। कितने कार्बन एसिटाइल कोएंजाइम ए में, 2 कार्बन। पाइरुविक में कितने थे, 3 थे। हिसाब दो, एक CO2 का क्या हुआ, मतलब एक कार्बन का क्या हुआ, CO2 निकला, रिलीज हुआ। एक क्वेश्चन जो नीट में आता है, एक क्वेश्चन जो आपके मेडिकल एग्जाम में आता है वो ये है कि इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ध्यान से सुनिए, इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन द स्टेप वेयर CO2 इज रिलीज फॉर द फर्स्ट टाइम इज, पहली बार CO2 एरोबिक रेस्पिरेशन के केस में कब रिलीज होता है, बता दो। लिंक रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन में। ग्लाइकोलिसिस में तो हमने देखा ही नहीं ना CO2 को निकलते हुए, 6 कार्बन का ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पाइरुवेट में टूट गया था, हिसाब किताब बराबर चल रहा था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन का पाइरुवेट 2 कार्बन के एसिटाइल कोएंजाइम में टूटता है, तो ये CO2 इज रिलीज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, और क्या मिलता है, लिंक रिएक्शन का आउटकम क्या है वो देखते हैं। तो लिंक रिएक्शन में एसिटाइल कोएंजाइम ए बना, साथ ही साथ यहाँ देखो NAD से NADH2 बन रहा है ना, क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर चाहिए होगा। अब ये तो एक पाइरुवेट के लिए दिखा रखा है, मगर हम तो यहाँ पे 2 पाइरुवेट लेके चलेंगे, क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे शुरू किया था एक ग्लूकोज से, एक ग्लूकोज टूटता है 2 पाइरुवेट में। ठीक है, तो यहाँ पर कितने बनेंगे, 2 पाइरुवेट से बनेंगे 2 एसिटाइल कोएंजाइम में, और मिलेगा क्या, 2 NADH2 का मॉलिक्यूल। यस और नो? यस मैम। तो 2 NADH2 कितनी ATP के बराबर, 6 है ना, तो 2 NADH2 6 ATP के बराबर। फिर से हिसाब लगा ले, फिर से हिसाब लगा ले, अभी तक कहाँ तक, अभी तक कितनी ATP पहुंच गए हम, ग्लाइकोलिसिस में कितनी मिली थी, 8 ATP, 8, लिंक रिएक्शन में कितनी मिल गई, 6 ATP, है ना, तो टोटल अभी तक कितनी हो गई है, टोटल कहाँ से, तो ग्लाइकोलिसिस प्लस लिंक रिएक्शन से, यहाँ पर 8, यहाँ पर 6, तो टोटल कितनी है बेटा जी, 14 ATP आ चुकी हैं। हिसाब लगाते चलोगे, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, अब देखो ये एसिटाइल कोएंजाइम में कहाँ पे बना बेटा, बना तो है ये मैट्रिक्स में ही। ठीक है, अब फाइनली इस एसिटाइल कोएंजाइम ए को तोड़ना पड़ेगा, किसमें, CO2 में। CO2 और वाटर रिलीज होता है ना रेस्पिरेशन में, तो फाइनली इसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा CO2 और H2O तक, ताकि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो सके। हम बात भी तो यही करते हैं ना कि एरोबिक रेस्पिरेशन का मतलब होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, बट आगे बढ़ने से पहले ये बता दो कि जितनी स्टेप्स हमने आज पढ़ी हैं उसमें कोई डाउट है आपको? नो मैम, अभी तक तो क्लियर है ना सारा कुछ? यस मैम। जब आप रिवीजन करेंगे
जैसे मैं आपको लिख लिख करके पढ़ा रही हूँ, हर एक रिएक्शन को आपको भी लिख करके ही पढ़ना है। बुक में रिएक्शन लिखी होने के बावजूद कभी ये मत करना हाँ इसके बाद ये बनता है, इसके बाद ये बनता है, इसके बाद ये बनता है, सब गायब हो जाता है। और एग्जाम में अगर आपसे सीक्वेंस पूछ लिया, आइडेंटिफाई द रिएक्शन इन दिस करेक्ट ऑर्डर, ठीक है, आप गड़बड़ कर दोगे। तो उस गलती करने से बचना है आपको, है ना, लिख के पढ़ेंगे सब। यस मैम। चलो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप जो है क्रेब्स साइकिल। इसमें आने से पहले हम बना के पढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो क्या हुआ, एसिटाइल कोएंजाइम ए, बेटा आपकी नेक्स्ट क्लास कितने बजे से है? मैम 10 o'clock। अच्छा, तो हम इसको जल्दी से करके वाइंड अप कर लेंगे, ठीक है ना। Yes, ma'am। तो एसिटाइल कोएंजाइम ए 2 कार्बन का, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ये आ करके कंबाइन होता है किससे? ऑक्सैलो एसिटिक एसिड से, जो है 4 कार्बन का कंपाउंड, ठीक है। ये दोनों में कंडेंसेशन रिएक्शन यानी कि दोनों कंबाइन हो रहे हैं, ठीक है ना। तो साइट्रेट सिंथेटेज नाम का एंजाइम होगा यहाँ पर, जो यहाँ पर इसको कन्वर्ट करके बनाएगा क्या? साइट्रिक एसिड या फिर साइट्रेट। कितने कार्बन का होगा ये? 6 कार्बन, ठीक है। Yes, ma'am। साइकिल में इसको हम ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, हम इसे TCA साइकिल भी कहते हैं। क्यों? इस साइट्रेट में बेटा 3 कार्बोक्सिल ग्रुप होते हैं, ठीक है, इसीलिए ये क्या कहलाता है? साइट्रेट या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, ठीक है, इसी की वजह से, क्योंकि पहला इंटरमीडिएट साइट्रेट बनता है, ठीक। देन दिस साइट्रेट गेट्स कन्वर्टेड इनटू आइसोसाइट्रेट, ये भी 6 कार्बन का ही मॉलिक्यूल है, ठीक है। जो तीसरा स्टेप है ये बहुत सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इस स्टेप में क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी और डीकार्बोक्सिलेशन भी, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, डीकार्बोक्सिलेशन भी हो रहा है, यानी कि यहाँ पे अब बनने वाला है अल्फा कीटो ग्लूटरेट। ये कितने कार्बन का है? तो ये है 5 कार्बन का। तो जब 6 से 5 कार्बन बना तो हिसाब देना पड़ेगा, तो 1 कार्बन कैसे रिलीज हो गया? CO2 की तरह रिलीज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा रहा होगा? डीकार्बोक्सिलेज, क्योंकि वो डीकार्बोक्सिलेशन करवा रहा है। ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हुआ है, इसीलिए डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम भी जरूर होगा। डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेशन करवाता है, ठीक है। तो डिहाइड्रोजिनेज कॉम्प्लेक्स लिख रही हूं मैं, क्योंकि यहाँ पे 2 एंजाइम इन्वॉल्व है। कोई दिक्कत यहाँ तक? No, ma'am। ठीक है। अब जब आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूटरेट बना है, ऑक्सीडेशन हुआ है, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रिलीज हुए होंगे, तो रिलीज हुए होंगे तो उनको रिसीव करने के लिए कोई होगा, तो वो कोई कौन है? NAD का मॉलिक्यूल, जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH में कन्वर्ट हो रहा है। यस और नो? Yes, ma'am। ठीक है। फिर देखो क्या होता है, अल्फा कीटो ग्लूटरेट जो है ये कन्वर्ट होता है किसमें? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में इस रिएक्शन को करने के लिए कोएंजाइम ए की जरूरत पड़ती है, ठीक है ना। किसमें कन्वर्ट हुआ? सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में। ध्यान दीजिए, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए कितने कार्बन का? 4 कार्बन का। फिर से हिसाब देना पड़ेगा, 5 से 4 में आए, CO2 रिलीज हुआ, Yes, ma'am। डीकार्बोक्सिलेज होगा, ठीक है ना। Yes, साथ ma'am। ही साथ यहाँ पर डिहाइड्रोजिनेज भी होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन हुआ है, बॉन्ड टूटा ना, ऑक्सीडेशन हुआ, तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर अगेन NAD आकर के इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करके NADH में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? ठीक है, Yes, ma'am। देखा हमने। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए है, कोएंजाइम ए और सक्सिनाइल के बीच का जो बॉन्ड है बहुत हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक होता है, ये कोएंजाइम ए जब रिलीज होता है, तो यहाँ पे सक्सिनिक एसिड या फिर सक्सिनेट का फॉर्मेशन होता है। तो जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, एनर्जी रिलीज हुई, तो उस एनर्जी को यूज करके GDP से GTP का सिंथेसिस होता है। अब बहुत सारे बच्चे ये सुनते ही सोचते हैं मैम ये GTP क्या है। सुनिए, GDP जैसे आपने एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट ATP का फुल फॉर्म है ना, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। वैसे ही गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट या गुआनोसाइन डाइफॉस्फेट, ये इनका फुल फॉर्म हो गया, ठीक है ना। बायोमोलिक्यूल्स में हम पढ़ते हैं इनके बारे में, न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये, ठीक है। तो ये जो GTP यहाँ पे बनता है, गुआनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, ये इमीडिएटली क्या करता है, यहाँ साइड में लिख देती हूँ, ये जो GTP यहाँ पे बना, ये इमीडिएटली क्या करता है? हाइड्रोलाइज होता है और ADP को अपनी एनर्जी देता है, ताकि ये किस में कन्वर्ट हो जाए? ATP में,
ठीक है। और जीडीपी क्योंकि अपनी एनर्जी दे चुका है किसको, एडीपी को, तो ये खुद किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीडीपी में। तुरंत तुरंत का प्रोसेस हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई बात? यस मैम, यस मैम। जीडीपी हाइड्रोलाइज होकर के कन्वर्ट हुआ जीटीपी हाइड्रोलाइज होकर कन्वर्ट हुआ जीडीपी में। जो एनर्जी रिलीज करता है वो एटीपी यूज करती है ना, और उससे बना लेती है क्या, एटीपी की। एटीपी। तो हम यहाँ पे काउंट क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है। लिखते जीटीपी है, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है, बट हम काउंट करते हैं एक एटीपी। ठीक है, चलो। अब जो ये सक्सिनेट है ना, सक्सिनेट का बेटा यहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है और ये बनाता है फ्यूमरेट। ध्यान दीजिएगा कि सक्सिनाइल कोएंजाइम ए के बाद अब जितने इंटरमीडिएट्स हैं सब 4 कार्बन वाले ही हैं। ठीक है, और यहां पर जब ऑक्सीडेशन होता है सक्सिनेट से, जब फ्यूमरेट का फॉर्मेशन होता है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से, वो है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कौन होगा। तो सक्सिनेट से जब फ्यूमरेट का कन्वर्जन होता है तो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन जो है NAD ना होकर के FAD होता है, और ये बनाता है FADH2 का मॉलिक्यूल, फ्लेविन एडेनाइन डाई न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो एंजाइम है जिसे हम कहते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस, हम इस एंजाइम को क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। इस एंजाइम के साथ जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर एसोसिएटेड है वो है FAD। ठीक है, तो ये बहुत बार आता है क्वेश्चन कि कौन सी रिएक्शन है जहां पे FAD एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रॉन कैरियर, तो ये है सक्सिनेट से फ्यूमरेट वाला रिएक्शन। और एक और बात, क्रेब्स साइकिल जो चल रही है इसके सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होते हैं एक्सेप्ट सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस। सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेस इज आल्सो नोन एज मार्कर एंजाइम। क्यों बेटा? ये जो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज है ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में नहीं होता है, ये कहां होता है? इट इज प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये कहां प्रेजेंट होता है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ये स्पेशल पॉइंट हो गया सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज के लिए। याद रखने के लिए क्या कर सकते हो बेटा? तो सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज सैड है, सैड के साथ में हमेशा कौन है? फैड है। क्लियर है? सैड के साथ कौन है? फैड है। ठीक है, अब फ्यूमरेट जो है बेटा, ये फ्यूमरेट कन्वर्ट होता है किसमें? मैलेट में। ठीक है, अगेन 4 कार्बन, एंड अल्टीमेटली इस मैलेट का ऑक्सीडेशन होता है इनटू ऑक्सैलो एसिटिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम डिहाइड्रोजिनेज। और यहां पर जो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर है वो कौन है? NAD का मॉलिक्यूल है। वो कौन है? NAD का मॉलिक्यूल है। तो NAD का जो मॉलिक्यूल यहाँ पे बन रहा है वो NAD जो है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर की तरह तीन जगह पे एक्ट करते हैं, सिर्फ एक ही जगह पे FAD आता है। दिस इज हाउ क्रेब्स साइकिल इज कंप्लीटेड। ध्यान दो, एसिटाइल कोएंजाइम में कितने कार्बन थे? 2 कार्बन थे। 2 CO2 तुमने कहाँ रिलीज की? एक तो तुमने पहली यहाँ रिलीज कर दी 6 से 5 बनने में, और 5 से 4 बनने में दूसरी रिलीज कर दी। टूट तो ये यहीं गया था, मगर साइकिल आगे कंप्लीट होती है किस लिए? ताकि ऑक्सैलो एसिटेट को सिंथेसाइज कर सको, रीजनरेट करते रहो, ताकि ये क्रेब्स साइकिल लगातार चलती रहे। बोलो, बात समझ में आ गई? यस। ठीक है, अब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ जाते हैं, कई बार आपसे ना रिएक्शंस लिख देते हैं और पूछा आइडेंटिफाई करो करेक्ट सीक्वेंस है कि नहीं, है ना। तो मान लो कई बार दिक्कत भी हो रही है, उसके लिए लास्ट मोमेंट ट्रिक रख लेते हैं हम, है ना। तो हम इमेजिन करते हैं क्या कि एक स्वीट सा लड़का है ना, और वो ऑफिसर से परमिशन मांग रहा है किस चीज की? चलो देखते हैं। देखो, कैन आई कीप सेलिंग स्वीट्स फॉर मनी ऑफिसर। अब उसके खर्चे पूरे नहीं हो रहे तो उसने सोचा चलो कुछ पार्ट टाइम जॉब कर लेता हूं। तो उसने क्या किया? ऑफिसर से रिक्वेस्ट, कैन आई कीप सेलिंग स्वीट्स फॉर मनी ऑफिसर। इससे आपके जितने मेजर इंटरमीडिएट से सारे कवर हो गए। बोलो, कोई दिक्कत? यस। दिक्कत है? नो मैम, नो। अच्छा, चलो अब एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो यहां से बनता है, कहां कहां पर ऑक्सीडेशन हुआ? ऑक्सीडेशन कहां कहां पर हुआ है? तो ध्यान से समझना मेरे साथ। जो तुम्हारा आखिरी 6 कार्बन का इंटरमीडिएट था जो था आइसोसाइट्रेट, ठीक है ना, वहां पे तुमने देखा ऑक्सीडेशन हुआ। आखिरी 6 कार्बन के इंटरमीडिएट में ऑक्सीडेशन हुआ। यस। ठीक है, फिर दूसरा पहले 5 कार्बन में ऑक्सीडेशन हुआ, जहां पहला 5 कार्बन का इंटरमीडिएट बना था अल्फा कीटोग्लूटारेट, है ना। तो वहां पे ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, फिर
जो नेक्स्ट ऑक्सीडेशन, मैं अभी वो वाले ऑक्सीडेशन डिस्कस कर रही हूँ जहां पे NAD एक्ट करता है इलेक्ट्रॉन कैरियर की तरह। नेक्स्ट ऑक्सीडेशन जो हुआ वो हुआ कब? जब आखिरी 4 कार्बन का इंटरमीडिएट बना, जब आखिरी 4 कार्बन का इंटरमीडिएट बना। 6 5 4। इससे तुमको क्या ध्यान रहेगा? तुमको ये ध्यान रहेगा कि NAD कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर की तरह एक्ट करता है। फिर से देखो, आखिरी 6, लास्ट 6 कार्बन इंटरमीडिएट, राइट? देन 5 कार्बन का तो एक अकेला इंटरमीडिएट है, अल्फा कीटोग्लूटारेट, ठीक है? और लास्ट 4 कार्बन इंटरमीडिएट। यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पर कौन एक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर की तरह? NAD, ठीक है? और फैड और सैड का तो तुम्हें रिलेशन पता ही है, इसमें तो तुम कंफ्यूज कभी नहीं होगे, ठीक है? एक और चीज, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से जब सक्सिनेट बना था, यहाँ पे हमने कहा GTP या फिर ATP का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर भी जो एनर्जी आई है वो सबस्ट्रेट से आई है। तो अगेन जो ATP का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसा फॉस्फोराइलेशन से हो रहा है? तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से हो रहा है। कहाँ कहाँ देख चुके हो सबस्ट्रेट लेवल? ग्लाइकोलिसिस में 2 बार देखा था, ग्लाइकोलिसिस में 2 बार देखा था, और अभी तीसरा यहाँ क्रेब्स साइकिल में देख रहे हो। तो 3 जगह तुमने ATP का फॉर्मेशन देखा है डायरेक्टली, जो सबस्ट्रेट लेवल से हुआ है। बाकी हर जगह तो NADH2 बन रहे हैं, है ना? तो अब चलो क्रेब्स साइकिल का आउटकम देखते हैं कि एंड प्रोडक्ट्स क्या है क्रेब्स साइकिल में, या चलो पूरा ही लिख लेते हैं। ग्लाइकोलिसिस, ठीक है, इधर लिंक रिएक्शन, और इधर क्रेब्स साइकिल। ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP डायरेक्ट प्लस 2 NADH2 का मॉलिक्यूल, यस और नो? यस मैम। लिंक रिएक्शन में 2 NADH2 का मॉलिक्यूल, यस और नो? यस। क्रेब्स साइकिल में एक एसिटाइल कोएंजाइम ए जब टूटता है तो 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 ATP बन रहे हैं, यस और नो? यस मैम। लिख देती हूँ, फॉर 1 एसिटाइल कोएंजाइम ए क्या हो रहा है? 3 NADH2, 1 FADH2 और 1 ATP बनती है। अब 2 के लिए जस्ट डबल कर लो, तो सो फॉर 2 कितना हो जाएगा? सीधा 6 NADH, 2 FADH2 और 2 ATP। 6 NADH2 कितनी ATP के बराबर? तो 6 3 18 ATP के बराबर। 1 FADH2 का मॉलिक्यूल 2 ATP के बराबर होता है, तो यहाँ पे 2 FADH2 है तो 2 into 2, तो मतलब 4 ATP, और 2 ATP तो डायरेक्टली आ ही चुके हैं। तो ये टोटल कितना हो गया बेटा? बताओ। 24। ये हो गया टोटल 24 ATP, है ना? और हमने देखा था कि ग्लाइकोलाइसिस और लिंक रिएक्शन से हमको कितनी ATP मिलती थी? 14 ATP। तो जब आप इसको और इसको प्लस कर देते हो तो आपको क्या निकल के आता है? बोलो कितनी ATP? 38 ATP। यस मैम। है ना? 38 ATP इज प्रोड्यूस इन केस ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है? लेकिन अगेन NADH2 और FADH2 इन्होंने अभी तक अपने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन रिलीज नहीं किए हैं, ये अभी ATP में कन्वर्ट नहीं हुए हैं। कब तक नहीं हुए हैं? ETS तक। जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को जाके अपने इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तभी उनकी एनर्जी से ATP का फॉर्मेशन होता है। बोलो कोई डाउट? नो मैम, क्लियर है ना? यस मैम। अब इस साइकिल को आराम से समझ जाओगे ना? देखो मैं बता देती हूँ। साइट्रेट देखो, ऑक्सैलो एसीटेट और एसिटाइल कोएंजाइम में मिलके बनाते हैं क्या? इन द प्रेजेंस ऑफ साइट्रेट सिंथेस साइट्रेट बनाते हैं, जिसको हमने ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहा था। फिर इन द प्रेजेंस ऑफ एकोनिटेज आइसोसाइट्रेट बना, ठीक है? आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटारेट बना। अच्छा बताओ इसका क्या सिग्निफिकेंस है? एम्फीबॉलिक पाथवे कहते हो रेस्पिरेशन को। बहुत सारे इसके की इंटरमीडिएट हैं जो दूसरे बायोमोलिक्यूल को बनाने में यूज करते हैं, उसमें से एक अल्फा कीटोग्लूटारेट है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म के टाइम पे पढ़ा होगा, पहली अमाइनो एसिड जो प्लांट में बनती है विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटोग्लूटारेट बनती, याद आ रहा है? नहीं आ रहा बेटा? जब ग्लूटामाइन का फॉर्मेशन हो रहा होता है तो अल्फा कीटोग्लूटारेट ही तो है जो अमाइनो ग्रुप से रिएक्ट कर रहा होता है। यस मैम। ना? तो ये वो हो गया आपके लिए, ठीक है? फिर देखो अल्फा कीटोग्लूटारेट से सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बना, यहाँ पर भी डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है और साथ ही साथ ऑक्सीडेशन भी हो रहा है। डिहाइड्रोजिनेज है देखो यहाँ पे,
है ना। फिर सक्सिनाइल कोएंजाइम में से सक्सिनेट बना, यहाँ पर भी क्या हुआ, एटीपी का फॉर्मेशन हुआ है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से। सक्सिनेट से फ्यूमरेट बना, सक्सिनिक डिहाइड्रोजनेज मार्कर एंजाइम इनर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। FADH2 यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन कैरियर है। फ्यूमरेट से मैलेट में कन्वर्जन, और मैलेट से फाइनली लास्ट ऑक्सीडेशन है डिहाइड्रोजनेज की प्रेजेंस में, अगेन NAD एक्ट्स एज इलेक्ट्रॉन कैरियर। तो लास्ट 6 कार्बन के इंटरमीडिएट में NAD आया, पहले 5 कार्बन के इंटरमीडिएट में NAD आया, और आखिरी 4 कार्बन के इंटरमीडिएट में NAD आया। क्लियर? यस मैम। है ना। तो बेटा इस तरीके से हमने क्रेब्स साइकिल को पढ़ के खत्म किया है। अब बताओ ETS का क्या करें, ETS आज पढ़ें या फिर उसे कब पढ़ें? लास्ट बचता है आपका ETS, ठीक है। मैं आपको एक शॉर्ट में समरी बताती हूँ ETS की, सीधा NCERT के डायग्राम में आती हूँ, ठीक है। उसके भी पहले मैं आपको केमियोस्मोसिस पता है क्या होता है? केमियोस्मोसिस नहीं पता? व्हाट इज केमियोस्मोसिस, कैसे एटीपी का सिंथेसिस होता है? तो बेटा फिर आपकी कल का मॉर्निंग का स्लॉट फ्री है? पता नहीं क्योंकि शेड्यूल नहीं है कुछ। ओके, कोई इशू नहीं है। आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। ETS को फिर हम एक कंफर्टेबल स्लॉट निकलवाते हैं, मैं देख के बात कर लेती हूँ जो कोऑर्डिनेट करते हैं रूटीन से, ठीक है ना। और हम उसके लिए भले 1 घंटे की क्लास क्यों ना रखें, उसको रख लेते हैं क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है और आई थिंक कि आपको समझ लेना चाहिए उसे अच्छे से, ठीक है। आज की क्लास में कोई दिक्कत तो नहीं है? सब अच्छे से समझ में आया? यस मैम। चलो फिर उसको अच्छे से रिवाइज करना, नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी मिलेंगे, ETS उसमें पढ़ लेंगे, ठीक है। चलो ठीक है, थैंक यू मैम।